नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुन लिया गया है। ओम बिरला ने इतिहास रच दिया है। वो लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले बीजेपी के पहले नेता हैं और ऐसा करने वाले छठे व्यक्ति हैं जिन्हें दोबारा लोकसभा का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज ओम बिरला को ध्वनिमत से लोकसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। दरअसल 48 साल बाद पहली बार स्पीकर के पद के लिए चुनाव हुआ। एनडीए की ओर से ओम बिरला उम्मीदवार थे, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक की ओर से के सुरेश प्रत्याशी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। उसके बाद बारी बारी से एनडीए के दूसरे नेताओं ने प्रस्ताव रखा और अनुमोदन किया, जिसके बाद विपक्ष की ओर से के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने ध्वनि मत से प्रस्ताव को पास कर दिया, क्योंकि विपक्ष की ओर से वोटिंग या डिवीजन की मांग नहीं की गई थी। तो देखिए, पहले आप कह सकते हैं कि सदन के अंदर इंडिया ब्लॉक और एनडीए की लड़ाई थी, जिसमें एनडीए अव्वल साबित हुआ है। ओम बिरला ध्वनि मत से स्पीकर चुन लिए गए हैं। ये मुकाबला दिलचस्प तब हो गया था जब इंडिया ब्लॉक ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। के सुरेश ने कल नामांकन दाखिल किया था और ऐसा समझा जा रहा था कि शायद मतदान की स्थिति सदन के अंदर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब प्रस्ताव रखे गए के सुरेश और ओम बिरला के नाम के, उसके बाद ध्वनि मत से जो प्रस्ताव है वो ओम बिरला के नाम का पास हो जाता है सदन के अंदर, और इसी के साथ ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर बन जाते हैं। 18वीं लोकसभा के स्पीकर बन जाते हैं। इसके बाद एक के बाद एक नेताओं ने जो बधाई दी है ओम बिरला को, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 17वीं लोकसभा की याद दिलाई, तो राहुल गांधी ने कहा कि इस बार विपक्ष को बोलने का भी मौका मिलना चाहिए। I now put the motion moved by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. I invite Sri Om Birla to occupy the chair. तो जब प्रोटेम स्पीकर ने ध्वनिमत से ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने का ऐलान किया, तो जेडीयू सांसद लल्लन सिंह अपनी सीट से खड़े हुए। लल्लन सिंह की बगल वाली सीट पर ही ओम बिरला बैठे हुए थे। लल्लन सिंह ने शायद डिवीजन वाली बात याद दिलाई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की आवाज आई कि विपक्ष की ओर से डिवीजन की मांग नहीं की गई है, और फिर स्पीकर ने कहा कि वो प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है, इसलिए We have already crossed that stage. I invite Sri Om Birla to come up and occupy the chair. अब विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हो गया है ओम बिरला के नाम का। इस वक्त एक एक करके वक्ता बोल रहे हैं और चिराग पासवान इस वक्त बोल रहे हैं। सीधा आपको सुनवाते हैं। मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है। उम्मीद मैं यही रखूंगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपने पिछले 5 साल में सर इन तमाम विचारों को इस सदन में रखने का मौका दिया, और इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए, उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। सर, हम लोग चुनाव बाहर लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहाँ पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करने का प्रयास करें। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ,
कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सर, इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग को मिलता रहेगा जैसे पिछले 5 सालों में मिला। मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल के लिए आपको बधाई देता हूं और अगले 5 साल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। श्री पीवी मुथुन रेड्डी। Sir, thank you. I take this opportunity on behalf of YSR Congress Party to congratulate you for being elected to this esteemed position. Sir, in your previous term, you conducted yourself with a lot of dignity, and I must really appreciate the way your dedication to uphold the values of our democracy. We wish that even in this term, it is marked with success. तो एक एक करके अब जो स्पीकर्स हैं वो बोल रहे हैं और बधाई दे रहे हैं ओम बिरला को। आपको जानकारी दे दें कि जब प्रोटेम स्पीकर ने ओम बिरला को ध्वनि मत से स्पीकर चुने जाने का ऐलान किया था, उसके बाद संसदीय परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री अपनी सीट से उठे और ओम बिरला जहां बैठे थे वहां पहुंचे, उन्हें बधाई दी। उनके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। इसके बाद राहुल गांधी भी वहां आए क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने भी राहुल गांधी को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। इसके बाद दोनों मिलकर उन्हें स्पीकर के आसन तक लेकर गए। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आज के लोकसभा की सदन की कार्यवाही की लोकतांत्रिक तस्वीरें हैं। ये स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीरें हैं जहां नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस दौरान थे जब ओम बिरला को चेयर की कुर्सी तक ले जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, पीछे राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ओम बिरला को चेयर तक लेकर गए हैं और उसके बाद अभिवादन स्वीकार किया है ओम बिरला ने पूरे सदन का। तस्वीरें देखिए, दिलचस्प तस्वीरें लोकसभा के अंदर से आई। हालांकि उम्मीद ये थी कि विपक्ष डिवीजन की मांग करेगा तो वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ये तय होगा कि किसके पाले में कितनी वोट हैं, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई क्योंकि जो प्रस्ताव ओम बिरला के नाम का था वो ध्वनि मत से पारित हो गया। ओम बिरला को लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर स्पीकर या तो चुनाव नहीं लड़े या जीतकर नहीं आए, आप जीतकर आए और नया इतिहास रचा है। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है
कि ज़्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज़्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं। और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफ़ी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा के कार्यकाल को याद दिलाते हुए ओम बिरला की तारीफ की, तो विपक्ष के जब वक्ता बोलना शुरू किए तो निष्कासन की कार्रवाई को याद दिलाते हुए कहा कि ओम बिरला जी इस बार ऐसी कोई कार्रवाई ना करें, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को भरपूर मौका दिया जाए बोलने का, क्योंकि विपक्ष जनता की आवाज है। अब आइए आपको बताते हैं कि ओम बिरला लोकसभा के यानी कि 18वीं लोकसभा के स्पीकर कैसे चुने गए। देखिए, ये मामला इसलिए दिलचस्प हो गया था क्योंकि 48 साल बाद ऐसा हुआ था जब लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव कराने का मौका आया, क्योंकि विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतारा। अब ओम बिरला के बारे में जान लीजिए। 1978 से 1979 तक छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, 1987 से 1991 तक बीजेपी युवा मोर्चा कोटा के अध्यक्ष रहे, 1993 से 1997 तक राजस्थान बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे ओम बिरला। 2003 से 2014 तक कोटा दक्षिण से बीजेपी के विधायक चुने जाते रहे, लेकिन 2014 से लगातार कोटा से बीजेपी सांसद हैं। 2019 से 2024 यानी कि 17वीं लोकसभा के दौरान भी स्पीकर रहे ओम बिरला और दोबारा उन्हीं के नाम का प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया, जिसे ध्वनि मत से सदन के अंदर पारित करा लिया गया है। यानी मोदी का मैनेजमेंट, एनडीए का मैनेजमेंट एक बार फिर जीत गया और जो विपक्ष का मैनेजमेंट था वो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि विपक्ष इस मूड में है कि शायद डिवीजन की मांग की जाए। लेकिन जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी, विपक्ष को भी इस बात का कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ऐसा ना हो कि जो संख्या इस वक्त विपक्ष के पास है उसमें भी कोई कमी आ जाए और मौका सत्ता पक्ष को मिल जाए। मोदी 3.0 में बिरला स्पीकर बने हैं। नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को ही एक बार फिर स्पीकर बनाकर क्या मैसेज दिया है? सबसे बड़ा मैसेज यह दिया गया है कि मोदी 2.0 में जो कुछ हुआ या मोदी 2.0 की तरह ही मोदी 3.0 भी चलेगी, कोई बदलाव नहीं है। जो लोग ये कह रहे थे कि ये इस बार गठबंधन की सरकार है तो हो सकता है कि सरकार के तेवर में कोई नरमी आए, लेकिन एक के बाद एक फैसलों से ऐसा लग रहा है कि मोदी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो मोदी सरकार 2.0 में हुआ वो ही 3.0 में होगा। इसका उदाहरण यह है कि बड़े बड़े मंत्रालय इस बार नहीं बदले गए, ऐसे ही स्पीकर भी नहीं बदले गए। पिछली बार बीजेपी को बहुमत मिला था तो बिरला को स्पीकर यानी कि ओम बिरला को स्पीकर बनाया गया था। इस बार बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला, एनडीए के पास बहुमत था, लेकिन फिर भी ओम बिरला को ही स्पीकर बनाया गया। आप ऐसे समझिए, ओम बिरला वो चेहरा हैं जिन पर विपक्ष ने कई बार किए थे, विपक्ष ने कई आरोप लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद एनडीए का ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखना, उसे ध्वनि मत से पारित कराना, इस बात का साफ संदेश सरकार की तरफ से दिया गया है कि सरकार में कुछ नहीं बदला है, सरकार अभी भी उतनी ही मजबूत है जैसी मोदी सरकार 2.0 में थी। अब ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यह भी आपको सुनवा देते हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में
स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु, एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है, और सुपोषित मां, इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है, वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम, जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है, वो भी अपने आप में गांव-गांव लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है छाता, जूते, ऐसी अनेक सुविधाएं समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं उनको खोज करके पहुंचाते हैं। खेलों में प्रोत्साहन देना आपके क्षेत्र के युवकों में, ये आपने एक प्राथमिकता के रूप से काम उठाया है। तो इसे बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर आप देखिएगा, क्योंकि ये पहली परीक्षा थी मोदी सरकार 3.0 की सदन के अंदर, जिसे मोदी के मैनेजमेंट, एनडीए की एकजुटता ने अव्वल नंबर से पास किया है। और इंडिया गठबंधन की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जरा समझाइए, अगर ध्वनि मत से ही ये प्रस्ताव पारित होना था तो फिर कैंडिडेट उतारना, वोटिंग के लिए कल से लगातार माहौल बनाना, इसके पीछे क्या रणनीति थी विपक्ष की? क्या हासिल करना चाहता था विपक्ष? पहली बात तो ये कि वो एक मैसेज देना चाह रहे थे कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर सरकार वैसा कंसर्न नहीं दिखा रही है जो दिखाना चाहिए। चुनाव के दरमियान जो आरोप लगाए जाते थे उसी आरोपों की श्रृंखला में इसे एक और कड़ी के तौर पे आप कह सकती हैं। दूसरी चीज़ की दलित वाला नैरेटिव इसके सहारे उछालने की कोशिश थी, तो इन दो चीज़ों को सामने लाया गया और शायद कहीं किसी दिमाग के कोने में एक मंशा रही हो कि इसके द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं ताकि डिप्टी स्पीकर को लेकर कोई एश्योरेंस आ जाए। सरकार शायद वोटिंग तक खुद जाना ना चाहे, लेकिन सत्ता पक्ष एकदम से तैयार हो गया वोटिंग के लिए। और वहाँ पर फिर कल रात जो अपोजिशन की बैठक हुई थी उसमें अपोजिशन के जो सहयोगी कई सारे दल हैं, कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल, उन लोगों ने इस बात को लेकर ऐतराज़ जताया था कि हमें वोटिंग तक नहीं जाना है क्योंकि हमारे नंबर्स कम हो गए, जो हमारा स्ट्रेंथ है उससे भी हमारे नंबर्स कम हो जाएंगे और ऐसे में एक बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। एनडीए का जो स्ट्रेंथ है उससे वो बढ़ा हुआ नजर आएगा, उनको ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका नतीजा आपने ये देखा। दूसरी चीज़ कि अगर ओम बिरला के अपने कार्यकाल के बारे में प्राची आप देखें तो पिछला सेशन जो उनका रहा था उसकी प्रोडक्टिविटी रही थी 97%। कोरोना के दरमियान जो सेशन चला था जिसकी पीएम मोदी ने आज चर्चा की, उसकी प्रोडक्टिविटी रही थी 167%। 167% संसदीय इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है। 97% प्रोडक्टिविटी जो पिछले सेशन का ओवरऑल रहा था उसकी बात करें तो पिछले 3 सत्र पिछले 3 संसद का कार्यकाल रहा है उसमें हाईएस्ट रहा है। 222 विधेयक पास किए गए जो कि पिछले 3 संसद रहा है उसके कार्यकाल में ये हाईएस्ट रहा था। 2009 से ज़्यादा सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया जो कि पिछले 4 संसद की अगर बात करें, 4 लोकसभा की बात करें, उसमें वो हाईएस्ट रहा था। तो ओवरऑल अगर आप काम के हिसाब से देखें तो पिछला सत्र भी बहुत बेहतर रहा है प्रोडक्टिविटी के लिहाज से। ओम बिरला के व्यक्तिगत तौर पे उपलब्धियों के हिसाब से देखें तो इन सारी उपलब्धियों के अलावा जो वित्तीय अनुशासन उन्होंने किया था उससे लगभग 800 करोड़ रुपए बचाए थे। तो ये सारी वजहें हैं जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से फैसला किया कि 18वीं लोकसभा में भी 17वीं लोकसभा की तरह स्पीकर के लिए एनडीए कैंडिडेट होंगे ओम बिरला, जिसका रास्ता रोकने की असफल कोशिश की अपोजिशन ने। बिल्कुल, देखिए, और खूबसूरत तस्वीरें एक स्वतंत्र लोकतंत्र की आज लोकसभा के अंदर से देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी भी आगे आए जब चेयर तक पहुंचाना था ओम बिरला को, और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, संसदीय कार्य मंत्री थे। सत्ता और विपक्ष दोनों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई। विपक्ष ने इस बार उम्मीद जताई है कि जनता की आवाज जो विपक्ष है उसे इस बार भरपूर मौका मिलेगा सदन में बोलने के लिए। हालांकि अब आपके जहन में सवाल होगा कि विपक्ष ने जब कैंडिडेट उतारा था तो ध्वनि मत से यह प्रस्ताव कैसे पारित हो गया। तो इसके पीछे की जो वजह समझ में आती है, जो सियासी वजह समझ में आती है, वो ये कि विपक्ष को ये मालूम था कि अगर वोटिंग होती है तो उसकी हार
तय है क्योंकि संख्या बल उसके साथ नहीं है। फिर भी इंडिया ब्लॉक ने उम्मीदवार उतारा क्योंकि 48 साल बाद स्पीकर के नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। इसके पीछे विपक्ष की एक रणनीति है। रणनीति यह है कि मोदी युग में पहली बार विपक्ष को इतना बड़ा मैंडेट मिला है और विपक्ष सरकार को यह मैसेज देना चाहता है कि इस बार विपक्ष पिछली 2 बार से अलग है, उसे हल्के में ना लिया जाए। सरकार के हर फैसले पर विपक्ष की नजर है और इस बार विपक्ष मजबूती के साथ हर फैसले का विरोध करेगा। This house represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. The question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. सीधा लोकसभा की कार्रवाई में आपको लेकर चलते हैं जहां इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। की आवाज दीजिए सर। आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। श्री एन.के. प्रेमचंदन। Thank you very much, Speaker sir. Sir, I, on behalf of my party, Revolutionary Socialist Party, RSP, extend hearty congratulations. असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना जो कल शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन कहने के बाद विवादों में आ गए हैं। संसदीय परंपरा का उन्होंने उल्लंघन किया है। एक बार फिर वो उम्मीद जता रहे हैं कि सदन में विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलेगा। ये कहा जा सकता है कि ना वोटिंग ना गतिरोध, एक बार फिर स्पीकर चुन लिए गए हैं ओम बिरला।